हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेके आपका अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जी हाँ, अध्याय 1 से लेकर 4 तक 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है प्यारे बच्चों। और ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड में 100% गारंटी लेते हैं। अगर 20 बता रहे हैं तो 5 जरूर आएंगे, क्योंकि हम अध्याय 1 से 4 तक बता रहे हैं। यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य और वंशागति विविधता का सिद्धांत यहाँ से प्यारे बच्चों लेके आए हैं, और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, 1K तो लाइक बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो 1K लाइक बनता है। 1000 लाइक पहुंचा दीजिएगा, टारगेट है। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल या स्केम स्टडी पर मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, देखिए, ये आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से प्रश्न है। फर्स्ट 5 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से प्रश्न है। तो पहला है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, एक अनावृत बीजी पौधे होते हैं, एक आवृत बीज पौधे होते हैं। तो यहाँ पे आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? मादा जननांग, नर जननांग, मादा नर दोनों, या इनमें से सभी। तो आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। याद रखना, आवृतबीजी पुष्पी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग होता है। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। क्या होगा? नर जननांग होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना? वो हमारा क्या है? नर जननांग। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती हैं, या जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं? एक्चुअली में यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं? आपको सही ऑप्शन यहाँ पे देना है। अंडद्वारी छोर पर, मध्य में, निभागीय छोर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो उपस्थित होती हैं वह आपके कहाँ उपस्थित होती है? तो वो निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि निभागीय छोर पर जो होती हैं प्यारे बच्चों, प्रतिमुखी कोशिकाएं स्थित होती। तो अगर दे देगा वहां पे कि प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती है, कहाँ पे उपस्थित होती है? प्रतिमुखी कोशिकाएं सदैव सदैव निभागीय छोर पर स्थित होती। कहाँ होती है? निभागीय छोर पर स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? नाभिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम, निभाग, चलाजा बोला जाता है, माइक्रोफाइल, या केंद्रक, सेंट्रल बोला जाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं, यानी कि हाइलम कहते हैं। तो जहाँ बीजांड वृंत जुड़ता है बीजांड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका कहते हैं, यानी कि बोले तो हाइलम कहते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या रहेगा? सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका, हाइलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सैल्विया में परागण होता है। जो सैल्विया होता है उसमें परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सैल्विया होता है उसमें प्यारे बच्चों परागण किसके द्वारा होता है? तो जो सैल्विया होता है, देखिए परागण क्या होता है, तो जो हमारे परागकण होते हैं, पुंकेसर से परागकणों का कहाँ तक पहुँचना? वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। अब परागण कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर परागण हो गया, स्वपरागण हो गया। पर परागण प्यारे बच्चों जैसे जल द्वारा, कीट द्वारा, जानवर द्वारा, वायु द्वारा, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक सैल्विया पौधा होता है, इसमें भी क्या होती है? परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के पश्चात ये फल फूल निर्माण करेगा फूल से, ठीक है ना? तो इसमें किसके द्वारा परागण होता है? तो ये याद रखना प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा कि कीटों के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
तो सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित यानी कि यन होता है? तो पुष्पीय पादप का ऐसा कौन सा भाग होता है जो कि हमेशा और हमेशा अगुणित होता है? पत्ती, जड़, नर युग्मक या युग्मनज? तो पुष्पीय पादप का ऐसा भाग है जो कि क्या होता है? अगुणित होता है, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों नर युग्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? नर युग्मक। तो पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है वो बता देना है कि नर युग्मक जो होता है यह पुष्पीय पादप का एक ऐसा भाग होता है जो कि क्या रहता है? अगुणित रहता है। क्या रहता है? अगुणित रहता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब स्त्री होती, जो फीमेल होती है, उसमें अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? ब्लास्टूला, मुरूला, गैस्टूला, न्यूरूला अवस्था। तो स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वह प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, हमेशा और हमेशा किस अवस्था में होता है? वो ब्लास्टूला अवस्था में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लगा देंगे ए। क्या लगा देंगे? ए। यानी कि स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वह ब्लास्टूला अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? यानी किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? युग्मन में, द्वितीयक ऊसासाइड में, ओगोनिया में, स्पर्म में, टोनिया में। तो किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? तो जो 23 गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा और हमेशा द्वितीयक ऊसासाइड में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। जो द्वितीयक ऊसासाइड होता है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल 23 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। किसमें? द्वितीयक ऊसासाइड में। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एंड्रोजन होता है वो स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है प्यारे बच्चों? आपका लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सरटोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, इनमें से सभी। तो जो एंड्रोजन स्रावित होता है वो याद रखना लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी कि एंड्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा प्यारे बच्चों एंड्रोजन का स्रावण होता है। तो एंड्रोजन का स्रावण किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन स्तर से हुआ है? निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन स्तर से हुआ है? मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर, यकृत। मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर, यकृत। तो निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन के द्वारा ही हुआ है? वो हुआ है प्यारे बच्चों मस्तिष्क का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन स्तर से हुआ है? मस्तिष्क का उद्भव मीजोडर्मन स्तर से हुआ है। अगला प्रश्न है, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है या हार्मोन्स है? तो आवर्त चक्र, मासिक धर्म, पीरियड को प्यारे बच्चों नियंत्रित करने वाला आवर्त चक्र कौन सा है? सही ऑप्शन आपको देना रहेगा FSH, LH, FSH, LH व एस्ट्रोजन। और यहाँ पे है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है वो है LH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। कौन है? आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स LH होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एड्स रोग का कारक होता है। जो एड्स रोग का कारक क्या होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या परमाणु? तो एड्स रोग का कारक मतलब किसके द्वारा यह उत्पन्न होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों विषाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। तो एड्स रोग का कारक कौन होता है? विषाणु होता है, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? पुरुषों से क्या संबंधित होता है? यानी पुरुषों से क्या संबंधित होता है? वैक्सेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी, इनमें से कोई नहीं।
तो पुरुषों से क्या संबंधित होता है? तो पुरुषों से हमेशा जो संबंधित होता है वो होता है वैक्सेक्टॉमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आंसर ए। तो पुरुषों से संबंधित क्या होता है? वैक्सेक्टॉमी जो होता है पुरुषों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, सिफिलिस रोग का कारक जनक का नाम है, यानी जो सिफिलिस रोग का कारक जनक का क्या नाम है, यानी कि ऐसा कौन सा जनक है जो कि सिफिलिस रोग उत्पन्न करता है? निसेरिया गोनोरी, ट्राइकोमोनास, बैसिलस, ट्रोपोनेमा, पैलिडम। तो सिफिलिस रोग का कारक जनक का नाम क्या है? तो इसमें प्यारे बच्चों आपको ट्रोपोनेमा पैलिडियम, ट्रोपोनोमा पैलिडियम जो होता है या सिफिलिस रोग जनक का कारक का नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधि है। जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधियां हैं, कौन सी हैं? कंडोम का प्रयोग, रासायनिक औषधियाँ, आत्मसंयम, स्त्री तथा पुरुष बंध्याकरण। तो जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधि कौन सी है? तो जनन क्षमता को प्यारे बच्चों सीमित रखने की जो अस्थायी विधि है वो है स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण। स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण जो होता है वो प्यारे बच्चों हमारी क्या है? जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधि मानी जाती है। कौन सी प्यारे बच्चों? स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण। चौथा का इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर हो जाएगा डी, स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। जो मनुष्य होता है उसमें वर्णांधता का जीन किधर स्थित होता है? वाई क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, दोनों क्रोमोसोम पर, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में वर्णांधता का जो जीन स्थित होता है वो किधर स्थित होता है? वो होता है एक्स क्रोमोसोम पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। वो प्यारे बच्चों कहाँ स्थित होता है? तो होता है, याद रखना, वो प्यारे बच्चों बस एक ही जगह पर स्थित होता है। कहाँ होता है? वह आपका एक्स क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है यहाँ पे? मनुष्य में लड़का पैदा होता है जब, यानी मनुष्य में लड़का पैदा कब होता है? मनुष्य में लड़का पैदा कब होता है? ठीक है, माँ का पोषण गर्भावस्था में, अधिक पौष्टिक हो, पिता से अधिक शक्तिशाली हो, बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, बच्चों में एक्स एक्स गुणसूत्र हो। तो मनुष्य में लड़का पैदा होता है जब बच्चों में एक्स वाई गुणसूत्र हो, तब क्या होता है? मनुष्य में लड़का पैदा होता है। अगला प्रश्न है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई है, ठीक है ना। गुणसूत्र, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप को ही जीनोटाइप कहा जाता है। लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप कहा जाता है। और जीन। तो वंशागति की इकाई क्या होती है? तो वंशागति की जो इकाई होती है वह प्यारे बच्चों जीन होती है। जो जीन होती है यह वंशागति की इकाई मानी जाती है। तो 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जीन। जो जीन होता है यह वंशागति की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन, लैमार्क, डी ब्रिज, मेंडल। तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेंडल। किसने? मेंडल ने। मेंडल जो है यह प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, यक्ष संलग्न जिन्स पाई जाती है। जो यक्ष संलग्न जिन्स होती है वो पाई जाती है वायु गुणसूत्र के विषमजात भागों में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भागों में, एक्स तथा वायु गुणसूत्र के समजात भागों में, संयुक्त गुणसूत्रों में। तो यक्ष संलग्न जिन्स किधर पाई जाती है? वो पाई जाती है संयुक्त गुणसूत्रों में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, और रुधिर वाले व्यक्तियों में होता है। जो और रुधिर वाले व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए तथा बी,
इन कोई इंटीजर नहीं होता, इसमें कोई इंटीजर नहीं होता। तो और उधर वाले व्यक्तियों में जो होता है प्यारे बच्चों, कोई इंटीजर नहीं होता। लिख दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, अर्थात कोई इंटीजर नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें प्यारे बच्चों कोई इंटीजर नहीं होता। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न। आपका चैप्टर 1 से लेके प्यारे बच्चों आपका कितना 4 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।